क्या आपको पता है एक लड़के ने अपने घर में ही एक न्यूक्लियर मशीन बना डाला। लोग इंटरनेट पे डार्क वेब पे देख के क्या नहीं करते, और इंटरनेट पे क्या क्या बनाने के सीक्रेट्स आप नहीं खोज सकते ये बताओ। आप लिटरली कुछ भी बना सकते हो, और एक ऐसी जगह जहां एक नहीं 5 सूरज उगते हैं। क्या बोला तूने? ऐसा आपका रिएक्शन होगा, पर इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और जब किसी का मेमोरी लॉस होता है तो वो कैसे कहता है ना, कौन हूं मैं, ये याद नहीं, पर भाषा याद है। भाषा, वोकेबुलरी और ग्रामर याद है, तभी ना ये लाइन कह रहा है वो इंसान कि कौन हूं मैं हिंदी में। तो ये कैसे होता है? मेमोरी लॉस इतना अजीब क्यों होता है? इसका आंसर आपको मिलेगा। और टॉम क्रूज का एक 30 सेकंड का मूवी सीन, इसके बारे में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आप लिटरली जान के शॉक हो जाओगे। और 18 लाख का हेयर कट कैसा दिखता है ये आज आपको दिखाऊंगा। ये सब और ऐसी और कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे, जिन्हें जानने के बाद आप एक ही शब्द कहोगे, मार्वेलस। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। बेल आइकन मतलब कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 19। 7500 मैन मेड सैटेलाइट्स जो कि अभी धरती का चक्कर लगा रहे हैं, उसमें से सबका बाप है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि धरती का चक्कर लगाता है 28,500 किलोमीटर पर आवर पे, यानी लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड पे। पर ये लाइन सुनने के बाद ना अंदाजा नहीं लग पाता कि कितना स्पीड है। दिखाओ तो सही। इसको फील कराने के लिए आपको ये दिखाता हूँ। ये इतना स्पीड है कि इस स्पीड से बिल्डिंग्स सुई से पार होगा। लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड कम नहीं होता। यानी अगर ये धरती के सामने ग्राउंड के पास चलता तो आप इसमें बैठ के दिल्ली से मुंबई सिर्फ 3 मिनट में चले जाते। जी हाँ, 3 मिनट कहा मैंने। यानी बुलेट ट्रेन से अप्रॉक्स 47.8x फास्ट। क्या इसको बनाने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा आता है। तो बुलेट ट्रेन के बदले ऐसे ही ट्रैवल बना दिया जाता हर जगह पे। फैक्ट नंबर 18। देखो, हम जमीन के जीव हैं, हम लैंड पे रहते हैं, पर मछलियां यानी फिशेस जल की रानी है। तो अगर मछलियां यानी फिशेस अपना वर्ल्ड मैप बनाए, हम लोग का वर्ल्ड जैसे लैंड है वैसे ही मछलियों की दुनिया पानी है, तो वो पानी का मैप बनाएंगी तो वो मैप कुछ ऐसा दिखता। ये है वर्ल्ड मैप ऑफ फिशेस। इसको आप ध्यान से देखो, ये ऐसा दिखेगा। जहां पर और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है। देखो, समझो ध्यान से, ओके, फोकस हियर। आप और हम हवा के बीच में रहते हैं। आप जहां भी हो, अभी जिस जगह पे भी आपके सामने हवा मौजूद है, राइट? हवा बहुत है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। हवा हमारे लिए इनविजिबल है, पर है अरबों लीटर्स में। तो सवाल ये है कि डीप समुद्र के गहराइयों में जहां मछलियां रहती है, तो जैसे हमारे लिए हवा है, पानी, समुद्र का पानी जो है वो मछलियों के लिए भी तो वैसा ही होगा। वो बचपन से ही पानी में रहते आ रही है, तो इसका मतलब पानी उनके लिए इनविजिबल होगा, जस्ट लाइक हवा हमारे लिए इनविजिबल है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि मछलियां पानी को एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाती होंगी, क्योंकि पानी उनके फील्ड ऑफ विजन में हमेशा रहता है। तो जिस तरह हमारे लिए हवा है वैसे ही पानी मछलियों के लिए है, क्योंकि पानी सिंपली मछलियों का पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है 24/7। तो हाँ, यही सच्चाई है। वो पानी को एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाती है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज को देख पाना अलग से। और हम इंसानों के लिए जिस तरह जब हवा में कुछ डिसरप्शन होता है, जैसे कि डस्ट या स्मोक आता है, तो हमें हवा काइंड ऑफ विजिबल हो जाता है, वैसे पानी में जब कोई डिसरप्शन आ जाए, कोई बहुत बड़ा वेव आए, कोई शिप डूब जाए, हलचल हो, तभी वो पानी को फील कर पाते होंगे। जिस तरह हम हवा में जब स्मोक या डस्ट आए तब थोड़ा सेंस कर पाते हैं कि हाँ, हवा ऐसा पार्टिकल का बना होगा। फैक्ट नंबर 17। एक मजेदार सा कमेंट आया था। ये भाई कह रहे थे कि अगर एंड्रॉइड में कोबाल्ट की मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्या फोन में GTA 6 चल सकता है? भाई, एक केंद्र है, गेम एडिक्शन केंद्र। मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए। देखो, मोबाइल में पावर जो है वो मेनली 80% प्रोसेसर से आती है, तो प्रोसेसर अगर स्ट्रांग हो तो चल जाएगी कोई भी गेम। कोबाल्ट की मात्रा, प्लैटिनम की मात्रा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक प्रोसेसर के अंदर इतना छोटा एरिया होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि आईफोन का जो प्रोसेसर होता है उसका बस एक चिप के ऊपर हम जूम करते हैं, तो अगर हम इसके ऊपर जूम करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर और भी बारीकी से काम किया गया है, और जो बारीकीनेस आपको दिख रही है उसके अंदर जूम करेंगे तो और भी डिटेल अभी बाकी है, और उसके अंदर जाएंगे तो और भी बहुत ही इस लेवल पे आपको पाइपलाइन की तरह कुछ दिख रहा होगा। तो सर्किट बोर्ड्स ऐसे बनते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स से ऑब्जेक्ट से किसी भी फोन को या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर मिलती है। ये रियली में इंसेन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर इतनी बारीकी से बनाई कैसे जाती है। हर एक एलिमेंट, हर एक टुकड़ा रिफाइंड होना चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पूरा चिप खराब हो जाएगा, इतने डिटेल में काम रहता है। फैक्ट नंबर 16। इस यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। देखो, यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर चीज की शुरुआत हुई और अंत होगा, ये तो निश्चित है। चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई प्लेनेट हो या फिर सोलर सिस्टम हो, सब खत्म हो जाएंगे। पर ये चीजें, मैं ये सब चीज जिस कंटेनर में है, जहां है ये कंटेनर, ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये भी तो खत्म होगा एक दिन। तो इसी के एंड होने का एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आपको बताता हूं, जिसका ऑफिशियल नेम है वैक्यूम डिके थ्योरी। और इस थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स, जिस तरह मैं गायब हुआ 1 सेकंड के अंदर सब खत्म, वैसे ही यूनिवर्स अचानक से सिंपली सीज टू एग्जिस्ट, खत्म। ये बड़ी डीप बात है। दिमाग को एक जगह करो और सोचो, आप और हम अभी इस यूनिवर्स में हैं, ठीक है, और अचानक से ये यूनिवर्स सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो जाए। तो खत्म होने के बाद याद रखने वाला तो कोई है नहीं कि क्या था, कोई विटनेस तो है नहीं अब। तो अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि कोई तो बचा ही नहीं रहेगा। इस चीज को याद रखने के लिए कोई बचा ही नहीं रहेगा कि यूनिवर्स था भी। यानी अगर ये यूनिवर्स सिंपली 1 सेकंड में सीज टू एग्जिस्ट हो गया, खत्म, गायब हो गया, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। ये बात है। पता चलने के लिए कुछ होना जरूरी है ना। तो अगर अभी खत्म हो गया तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम कभी थे। व्हाट? बहुत ही डीप बात है। हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम कभी थे भी। सब बस जीरो, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, वॉइड। इसे ही वैक्यूम डिके थ्योरी कहते हैं। वैक्यूम डिके का ऑफिशियल डेफिनेशन देखो, एक ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट जिसमें ये यूनिवर्स सडनली डिसअपियर हो जाएगा, और बस ऐसा हो जाएगा कि
कि कुछ था ही नहीं। ये थ्योरी तो इंटरेस्टिंग था, पर ये कुछ भी नहीं है। सबसे भयंकर थ्योरी यूनिवर्स एंड होने की वो है द बिग क्रंच, और ये सोच के गूज़बम्स आता सही में। देखो, एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, बिग बैंग। वो फटा और पूरी सृष्टि एग्जिस्टेंस में आई, और उस टाइम फटने के बाद यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ था, वो अभी भी फैल रहा है रियल टाइम में। आपने सुना ही होगा कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यानी जो मोमेंटम आज से करोड़ों साल पहले बना था उसका प्रभाव आज तक है। तो अकॉर्डिंग टू बिग क्रंच थ्योरी, ये बबल ये एक्सपैंड होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन डी एक्सेलरेट होगा, यानी स्लो होने लगेगा, और स्लो होने के बाद फिर स्टॉप होगा, और स्टॉप होने के बाद फिर रिवर्स होने लगेगा, यानी सब कुछ आपस में क्लोज आने लगेगा, यानी सारे तारे सारे गैलेक्सीज आपस में पास आने लगेंगी, सारा मैटर कंप्रेस होने लगेगा। आकाश गंगा यानी मिल्की वे का जो साइज है वो सोलर सिस्टम इतना हो जाएगा, और धरती का साइज मटर के दाने इतना हो जाएगा, और एट द एंड पूरा ब्रह्मांड इतना छोटा हो जाएगा कि वो लिटरली जो मेरा हाथ है यहाँ पे गोल समा जाएगा, इतना छोटा। और उसके बाद क्या होगा, आप शायद गेस कर पा रहे होंगे, उसके बाद दबेगा रीस्टार्ट बटन और फिर से स्टार्ट होगा अनदर बिग बैंग, और फिर फॉर्म होगा एक नया ब्रह्मांड। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारे इस ब्रह्मांड के जिसमें हम लोग अभी हैं, इसके पहले जो ब्रह्मांड था वो भी ऐसे ही एंड हुआ था, और फिर जब रीस्टार्ट हुआ तो ये ब्रह्मांड फॉर्म हुआ। फैक्ट नंबर 15। देखो, ऐसी कई चीजें हैं जो कि आप घर बैठे नहीं बना सकते। मान लो आप साइंस स्टूडेंट हो, या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैकेनिकल स्टूडेंट हो, तो क्या आप एक इंजन को फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हो? आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको पूरा एक इंजन बनाना है, आप बना सकते हो, आपको उतनी नॉलेज हो जाएगी, बना लोगे, लेकिन वक्त लगेगा और पैसा भी। लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि किसी भी स्टूडेंट, कॉलेज की स्टूडेंट की बात हो रही है, किसी ने भी आज तक कोई न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाया, पर ये रिकॉर्ड अब टूट चुका है। एक न्यूक्लियर मशीन को बनाना जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो और हम एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स को कर पाएं, ये बनाना बहुत मुश्किल होगा। पर होता है ना, पहली बार कुछ अमेजिंग कर देने वाला लड़का, ये उन्हीं लड़कों में से एक है। यूके का एक स्टूडेंट जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका नाम है सेरासे मैनकैरिनी, उसने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में ही इस मशीन को बना डाला। मतलब भाई ने कैजुअली च्युइंगम चबाते हुए दुनिया का अननोइंगली ही, मतलब इसको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, मैं दुनिया का पहला कॉलेज स्टूडेंट हूं जो कि न्यूक्लियर डिवाइस को बना रहा हूं, तो अननोइंगली ही उसने दुनिया के सबसे खतरनाक मशीन्स में से एक को बना डाला। मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देखो, एक डीप बात बता रहा हूं, मैं आपको सिंपली एक फोटो दिखाता हूं। ये देखो कितना मस्त माउंटेन है, पेड़ है, पौधे हैं। इंसानियत की शुरुआत ऐसे ही हुई थी जंगलों में। अब इतने रॉ फॉर्म, रॉ वर्ल्ड से हम आ गए ब्लूटूथ, वाईफाई, 5G, फाइबर ऑप्टिक्स, VFX, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। हम पेड़ पौधों से वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, स्पेसशिप, सैटेलाइट, ब्लैक होल का फोटो, कहां से कहां तक पहुंच गए। यानी वी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। और ये देखो, ये आपका रूम है, और इसमें आप चाहो तो लिटरली एक न्यूक्लियर रिएक्टर खड़ा कर सकते हो। फैक्ट नंबर 14। मेटल, जैसे कि लोहा। आपको इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बताता हूं। देखो, धरती पे अगर मैं दो लोहे को सामने लाऊं तो क्या वो चिपक जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता धरती पे। लेकिन स्पेस में अगर आप दो लोहे के टुकड़े को आपस सामने लाओगे तो वो कुछ ही मिनट्स के अंदर आपस में जुड़ जाएंगे और एक लोहा का टुकड़ा बन जाएगा। धरती में जैसे वेल्डिंग होता है ना लोहे को जोड़ने के लिए, बिल्कुल वैसे ही वेल्डिंग हो जाएगा और परमानेंटली जुड़ जाएगा। इसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। यानी वेल्डिंग का खर्चा अगर आपको धरती पे बचाना हो तो स्पेस में चले जाओ, फ्री में वेल्डिंग हो जाएगा। जीनियस आइडिया, राइट? पैसा बहुत बचेगा। लेकिन फैक्ट नंबर 13। क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है? कई कंट्रीज में सन का ये इल्यूजन दिखता है, इसमें एक सन के बदले आसमान में मल्टीपल सन्स नजर आने लगते हैं। और ये नजारा सच में ऐसा होता है कि लोग देखने के बाद कहते हैं व्हाट। लेकिन जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, ये एक इल्यूजन है और इसे कहते हैं सन डॉग। इसको कैजुअली सन डॉग इल्यूजन कहा जाता है, पर इस नेचुरल फेनोमेनन का साइंटिफिक नेम है पैरेलियन। इसलिए कभी आसमान में 2-4 सूरज दिखने लगे तो पागल मत हो जाना। फैक्ट नंबर 12। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट था जिसमें से आप में से किसी इंसान ने कहा था कि मान लो धरती पे मौजूद 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लोग, इसमें से पूरे 800 करोड़ लोगों ने पेड़ लगा दिया, तो इससे क्या होगा? कुछ ही घंटों में लिटरली 8 बिलियन पेड़ लग जाएंगे। यानी इससे एक दिन के ही अंदर पॉल्यूशन में तो कमी आनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। फर्क पड़ेगा, पता है? बहुत फर्क पड़ेगा। पता है कितना? घंटा फर्क पड़ेगा। इस धरती पे टोटल 3 ट्रिलियन पेड़ है, यानी 3 लाख करोड़ पेड़। और अगर सभी इंसानों ने एक एक पेड़ लगाया तो 800 करोड़ पेड़ होगा। और टोटल नंबर कितना है? 3 लाख करोड़ पेड़। अब 800 रुपए और 3 लाख रुपए में फर्क नहीं होता। 800 जो नंबर है वो 3 लाख का 1% भी नहीं है। 3 लाख का 1% 3000 होता है ना। यानी धरती के ओवरऑल इकोसिस्टम में 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे ये क्या बता रहा है भाई तू लोगों को? इसका मतलब क्या कोई पेड़ नहीं लगाया क्या? गजब बात कर रहा है। देखो, ये फैक्ट था ये समझाने के लिए कि पेड़ लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जिस्टिंग पेड़ है ना उसको बचाना। धरती पे जो एग्जिस्टिंग जंगले हैं उसकी रक्षा करना और उसे नेचुरली कंपाउंड शांति से होने देना, वो सबसे बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो। इंडस्ट्री कहीं लगी कि शहर में तो पेड़ काटेंगे एकदम धड़ाधड़, और यहाँ पर फिर वही कंपनी किसी अपने इनिशिएटिव में एक एक पेड़ लगाने का ड्रामा करेगी। अरे भाई, एक एक पेड़ लगाने का ड्रामा करने से अच्छा जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज फैल रहे हैं, उसको थोड़ा सेंसिबल तरीके से फैलाया जाए, पेड़ों को सेव करते हुए। अगर सोसाइटी के 1000 लोग मिलकर 1000 पेड़ लगा दिए और वही सोसाइटी का किसी एक मेंबर ने कंपनी खड़ा करने के लिए एग्जिस्टिंग जंगल को काट दिया, तो ये कोई सेंस बनाता है क्या? कोई सेंस नहीं बनाता है। हमें लगता है कि हम 10,000 पेड़ लगा के बहुत कुछ सेव कर लेंगे, वैसा नहीं है। एग्जिस्टिंग जंगलों को सेव करो और उनको कंपाउंड होने दो, क्योंकि ये पूरा नेचर, ये पूरा इकोसिस्टम जब अपने आप में बढ़ पाता है तो इतने ह्यूज तरीके से बढ़ता है जितना 8 बिलियन लोग भी मिलकर नहीं कर पाएंगे। यानी सेव द नेचर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लांटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई पेड़ लगाओ वो भी जरूरी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो है उसको बचाओ। धरती बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ ये चिंदी 800 करोड़ चींटियों के सामने, यानी हमारे सामने। फैक्ट नंबर 11। मैं आपको इंडिया के बहुत सारे ओल्ड मैप्स को दिखाना चाहता हूं। इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप है, यानी भारत का सबसे पुराना मैप जो कि एग्जिस्ट करता हो,
सिंपल, तो वो है ये मैप। इसे पेउटिंगर मैप कहा जाता है क्योंकि इसकी ओरिजिनल कॉपी एक जर्मन इंसान के पास थी और उसने ही इस ओरिजिनल मैप का रॉ कॉपी दुनिया के सामने शेयर किया था और उसका नाम था कॉनराड पेटिंगर, इसलिए इसे पेटिंगर मैप कहा जाता है। और ये है ओल्डेस्ट मैप ऑफ इंडिया दैट एग्जिस्ट्स। देखो इस मैप के ऊपर आपका घर कहीं ना कहीं होगा, है ना, किसी न किसी लोकेशन में, और आपका घर जहां पे भी होगा, जैसे मान लेते हैं दिल्ली में यहाँ पे, तो उस टाइम देखो ये कुछ और ही था और वहां पे प्रोबेबली जंगल होगा आज से 1600 साल पहले, यानी आपका पीढ़ी से 15 पीढ़ी पहले चले जाओ, तब का मैप है ये। फैक्ट नंबर 10, एक फोटो दिखाने वाला हूं मैं आपको और वो दुनिया के सबसे वियर्ड और अनबिलीवेबल फोटोज में से एक है। ये 1964 का टोक्यो ओलंपिक का पिक्चर है और समझो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। इसमें जो आप व्हाइट कपड़े में एम्प्लॉइज को देख रहे हो, ये वाले, ये ऑफिशियल टेक्निकल लोग हैं और जहां पे रेस हो रही है उसके सामने खड़े हैं ये। मान लो यहां से रेस शुरू हो रही है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये एंडिंग पॉइंट के पास ही खड़े हैं। और ये किस लिए खड़े हैं पता है? आप यकीन नहीं करोगे। देखो क्या है कि ओलंपिक गेम्स दुनिया के लिए मजाक तो है नहीं। ओलंपिक में जो भी रेस होता है उस रेस में कौन सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे अपना पैर रख रहा है, ये ठीक से देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, ठीक से देखना मतलब क्या है? आजकल तो कैमरे एकदम एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन पहले पैर रखा, पर ये बात है 1964 की, जिस समय हाई स्पीड कैमरा एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये जो लोग खड़े हैं ये इसलिए खड़े हैं ताकि अलग अलग एंगल से, ऊंचे नीचे, सबसे ये देख पाए कि कौन पहले पैर रखा है। जी हाँ, ये वही लोग हैं और इन टेक्निकल लोगों का एक ऑफिशियल नेम भी है, इन्हें ट्रैक जजेस कहा जाता है। ये आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा लेकिन ये ट्रू है, इसलिए इसको सबसे वियर्ड पिक्स में से एक कहा जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर 5 ने बोला कि नहीं इसने पैर रखा और 5 ने बोला कि नहीं इसने पैर रखा, तो किसका बात मानेंगे? गजब सिस्टम था भाई। फैक्ट नंबर 9, एक एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर थे जिनका नाम है सन त्जू। उन्होंने एक बहुत ही डीप लाइन कहा था जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये है वो लाइन, एन इविल मैन विल बर्न हिज ओन नेशन टू रूल ओवर द एशेस। ये बड़ी ही गजब लाइन है। एक खराब राजा, एक खराब पॉलिटिशियन अपने ही देश को राख में बदल देगा और फिर उन एशेस यानी उन राख पे राज करेगा। जो इंसान का ऑब्सेशन होता है पावर को लेके, वो इस हद तक होता है। मतलब ये कोट जितनी बार पढ़ो उतना एक गजब सा मीनिंग बना रहा है। एन इविल मैन विल बर्न हिज ओन नेशन टू रूल ओवर द एशेस। जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप लोगों में से, उनको मजा आया होगा ये पढ़ने में। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट आपकी लाइफ सेव कर सकता है। मैंने आपको ये बताया है कि सबसे खतरनाक नशा किसी सब्सटेंस का नहीं होता है, ड्रग का नहीं होता है, बल्कि गैम्बलिंग का होता है। यानी 100 रुपए लगाकर 10,000 जीतने का लालच, जिसके चक्कर में आपके पास जो 100 रुपए है वो भी चले जाते हैं। ये जो गैम्बलिंग होता है जैसे कि कसिनो, इसको और ब्रेन को लेके बहुत सी रिसर्चेस हो चुकी है और बहुत डीप बातें पता चली है। गैम्बलर्स का माइंड ऐसा हो जाता है कि वो पैसे को जीतने के लिए नहीं खेलते, उनका मोटिव होता है टू एस्केप लाइफ। जब कोई गैम्बलिंग कर रहा होता है, जब कोई सट्टा लगा रहा होता है, तब उनका माइंड बहुत शांत हो जाता है और इंसान का फोकस सिर्फ सट्टे पे होता है। और ध्यान से सुनना, इससे क्या होता है कि उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, इंसान अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। इसे डिसएसोसिएटिव एक्सपीरियंस कहते हैं। डिसएसोसिएटिव एक्सपीरियंस यानी लोग अपने रियल लाइफ को कुछ समय के लिए ही भुलाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जो लोग कसिनो या किसी भी तरह के गैम्बलिंग में हारते रहते हैं, लेकिन हारने के बावजूद भी वो गैम्बलिंग करने, सट्टा करने आ ही जाते हैं। भले ही वो टोटल कितने भी पैसे हार जाए फिर भी आ जाएंगे, लोन लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में विनिंग से ज्यादा उस डिसएसोसिएटिव मोमेंट को एक्सपीरियंस करना होता है। दैट्स द रियल एडिक्शन। यानी लाइफ की रियलिटी और प्रॉब्लम्स को एस्केप करने की इच्छा ही किसी भी तरह के एडिक्शन के फॉर्म होने का बेसिक कारण होता है। और एक डीप बात, वो डिसएसोसिएटिव मोमेंट एक्सपीरियंस एट अ बेसिक लेवल एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। फैक्ट नंबर 7, भाई ये बात है ट्विटर पोस्ट्स की। ऐसे कई ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कि ऐसा पोस्ट करते हैं इंडिया के बारे में और बहुत कूल समझते हैं अपने आप को ऐसा पोस्ट करके कि नेम समथिंग दैट इंडिया इन्वेंटेड। सालों को ये नहीं पता कि अगर इंडिया इस अर्थ पे नहीं होता तो जैसी आज दुनिया है वैसी नहीं होती, बहुत कुछ लैक हो रहा होता। ये कोई क्वेश्चन है, नेम समथिंग इंडिया इन्वेंटेड, बताता हूँ। जीरो और डेसिमल सिस्टम, जिससे कि दुनिया का सारा कंप्यूटर स्ट्रक्चर रन हो रहा है, ये इनिशियली इंडिया से ही आया। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर दुनिया भी नाच रही है, फास्ट इंटरनेट कह के, ये भी इंडिया की ही देन है। और ये जो न्यूटन, जो कि 300 साल पहले ग्रेविटी को खोजे थे, उन्हें क्रेडिट तो मिल गया वेस्टर्न पावर के चलते, पर अंग्रेजों, ये जान लो कि भारत के एक महान मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ ने ग्रेविटी के कंसेप्ट के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। अब इंटेलेक्चुअल लोग पूछेंगे कि क्या प्रूफ है इसका? वी नीड प्रूफ कि इंडिया ने पहले बताया था। तो ब्रह्मगुप्ता ने आज से 1300 साल पहले एक टेक्स्ट लिखा था जिसके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी फिजिकली मौजूद है और उस टेक्स्ट का नाम था ब्रह्मगुप्ता सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया था कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके चलते सभी चीजें धरती पे टिकी हुई है। ये सिर्फ एक चीज की बात हो गई। इतिहास में ऐसे कई इन्वेंटर्स थे जिनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाया। दुनिया का सबसे पहला आई कैटरैक्ट सर्जरी सुश्रुता ने किया था। इस धरती का सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी भी इंडिया में ही हुआ था। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न साइंस, इंडियन फिलोसोफर कनाडा ने परमाणु यानी इस वर्ल्ड के सबसे सूक्ष्म यानी दुनिया के सबसे सूक्ष्म चीजों के बारे में भी बता दिया था, जिसको कि एटम कहते हैं। और ये लिस्ट और भी लंबा है, बताऊंगा तो इसी में 30 मिनट निकल जाएगा। सिंपल एक लाइन में ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर भारत का वैल्यू अभी 200 पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल, तो होना चाहिए एटलीस्ट 3000 पॉइंट्स, 10-15x ज्यादा। ये बात है। फैक्ट नंबर 6, बहुत सारे धर्म में ऐसा पूजा होता है या फिर एक ऐसा स्पिरिचुअल बिलीफ होता है अपने अपने गॉड्स को लेके, जिसमें एक नाम को बार बार रिपीट किया जाता है या फिर माले को रिपीटेडली गिना जाता है। और सबसे फेमस जो माला काउंटिंग है उसमें 108 बार हम माले को काउंट करते हैं। तो क्या है कि जो लोग काउंटिंग को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाते हैं उनके लिए मस्त सा डिवाइस आ चुका है जो कि आपको टेंशन फ्री कर देगा और काउंट कर देगा आपके लिए कि आपने कितने बार टच किया है। देखो ऐसा प्रोडक्ट है ये, वंडरफुल प्रोडक्ट, राइट?
मारूंगा बहुत। भूल कर भी ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज मत कर लेना। देखो रेपिटेशन यानी एक ही चीज को रिपीट करना और 108 काउंट करते समय जो आप मन में ट्रैक करते हो और जो फोकस यूज होता है आपके ब्रेन का, वही आपके ब्रेन को बेनिफिट पहुंचाता है। वो रेपिटेशन और ट्रैकिंग ही तो ब्रेन को शांत करता है। तो ऐसे काउंटर वाले प्रोडक्ट का यूज करके जो बेसिक पर्पस है उसे ही आप डिलीट मार देते हो। रिसर्च में ये पहले से ही फाइंड हो चुका है कि रेपिटेशन से दिमाग का फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है, जिसके चलते कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ता है और ब्रेन में एक सूदिंग इफेक्ट भी आता है। जो लोग भगवान को मानते हैं वो कहते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं इसलिए ब्रेन को पावर मिलती है। पर जो लोग नास्तिक है वो भी इस लॉजिक को समझ लो, न्यूरोसाइंस को पढ़ लो और आपको पता चल जाएगा कि रिपीटिशन या माला जपना या फिर गॉड का नाम लेना ऐसा कई धर्मों में है और ये सिस्टम ईयर्स या फिर डेकेड्स या फिर सेंचुरीज से ही नहीं है बल्कि हजारों सालों से एग्जिस्ट करते आ रही है और इस दुनिया में करोड़ों लोग रिपीटिशन करते हैं। फैक्ट नंबर 5, टॉम क्रूज की एक मूवी है जिसका नाम है वेनिला स्काई। उसका सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीन आपको एक नॉर्मल मूवी सीन की तरह दिख रहा होगा। न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है वही तो आपको इस सीन में दिख रहा है। इसमें खास क्या है ना, ये दुनिया के सबसे महंगे सीन्स में से एक है। मूवी में ये टाइम स्क्वायर का सीन बस 30 सेकंड तक था, पर इसे बनाने में $1 मिलियन यानी 8 करोड़ के ऊपर खर्च हो गया। इतना इसलिए खर्च हो गया क्योंकि डायरेक्टर कैमरॉन क्रावे ने वीएफएक्स के बदले एक्चुअल लोकेशन में शूट करने का तय किया। ये रिलेट कराने के लिए आपको बोलता हूँ, ये ऐसी बात हो गई, मान लो इंडिया गेट को वैकेंट कर दिया गया एक पूरे मूवी के लिए। ऐसा होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। इस मूवी के सीन के लिए न्यूयॉर्क अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ा और एरिया को क्लोज करने से जो डिस्ट्रप्शन हुआ, जो डिस्टर्ब हुआ बिजनेसेस को, यानी जो दुकान है उनका तो सेल कम होगा अगर कुछ देर के लिए भी बंद कर दिया जाए तो उसका मुआवजा यानी उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ा दुकान वालों को और एडवर्टाइजमेंट वालों को। उसके बाद ही इनको परमिशन मिली। दिन था नवंबर 12, 2000। सुबह 5 बजे टाइम स्क्वायर को खाली कर दिया गया और 3 घंटे तक एरिया को सील्ड रखा गया 8 बजे तक और 3 घंटे से निकला 30 सेकंड का सीन। ये दुनिया के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक माना जाता है। वैसे बता दो इस मूवी का बजट टू बॉक्स ऑफिस रेशियो भी बहुत अच्छा था। बजट था $68 मिलियन और कमाया था $203 मिलियन, यानी बजट था 544 करोड़ रुपए, इतने में मूवी बनी थी और कमाया था 1600 करोड़ रुपए। यानी ये सब चीज, ये सब तामझाम फाइनली वर्थ इट रहा, प्रॉफिट तो मिला। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट वाला बायोमेट्रिक एक बहुत ही सटीक प्रूफ होता है। आप कोई फ्लैट या प्लॉट लो, रजिस्ट्री के वक्त फिंगरप्रिंट लगेगा। आप आधार कार्ड बनवाओ, उसमें भी फिंगरप्रिंट लगेगा। यानी ये फिंगरप्रिंट बहुत ही सीरियस चीज होती है आपके लाइफ में। ये लिटरली आपकी पहचान है और आपका सारा एसेट इसी से लिंक्ड है। पर मैंने आपको एक बीमारी के बारे में बताया था जिसका नाम है एडरमैटिकलाइफोबिया, यानी जन्म से ही फिंगरप्रिंट ना होना। ये तो ऐसी बीमारी थी जो जन्म से होती है, यानी जिसको जन्म से नहीं हुई उसको नहीं होगी। लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि क्या नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा हो सकता है कि उसका फिंगरप्रिंट गायब हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। एपिडर्मोलाइसिस और सोरासिस, इन दोनों कंडीशन में फिंगरप्रिंट्स गायब हो सकते हैं। या फिर स्किन कंडीशन के चलते ये जो लाइन है इसमें से कोई लाइन मिसिंग हो सकता है। यानी जिनको ये होता है वो खुद वही है, लेकिन जब आधार कार्ड ऑफिस जाएंगे कुछ अपडेट कराने तो मशीन कहेगा फिंगरप्रिंट नॉट मैच्ड। लेकिन सबसे राहत वाली बात यह है कि ये बहुत रेयर बीमारी है और पूरे भारत में तो 1000 लोगों को भी नहीं होगी है मुश्किल से। फैक्ट नंबर 3, लाइट चला जाना। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपने बचपन से आज तक लिटरली हजारों बार एक्सपीरियंस कर चुका होगा। पर लाइट कटती क्यों है? लाइट जाने के 2 कारण होते हैं। पहला, या तो मेंटेनेंस चल रही होती है किसी इंपॉर्टेंट पार्ट की, या फिर दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड ओवरलोड हो चुका होता है, जो कि सबसे आम कारण है लाइट कटने का। पर सवाल यह है कि क्या होगा अगर लाइट ना कटे तो? यानी मान लो जो लाइट मैन है उसने ड्रिंक कर लिया और कहा आज पूरे 24 घंटे लाइट दूंगा और नहीं काटा तो क्या होगा? तो इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी 8-9 करोड़ के ऊपर का लॉस हो सकता है। तो इसलिए पूरे सिस्टम को बचाने के लिए ही लाइट काटा जाता है और थोड़ा गर्मी सहना पड़ता है। आपको पता है एज पर रिकॉर्डेड डेटा इस धरती पे ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे लाइट ना कटता हो। मतलब अजीब बात लग रही होगी लेकिन टेक्निकली बता रहा हूं। यानी इसका मतलब ये है, यानी हम इतने एडवांस्ड युग में जी रहे हैं फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि 24/365 डेज सस्टेन कर सके बिना कटे, यानी साल भर ना कटना। तो इसलिए हाँ, लाइट अगर कटे और आपको गर्मी लगे तो आप अपने आप को कहना कि आप बहुत बड़ा पर्पस सर्व कर रहे हो। आप जो गर्मी सह रहे हो उसके चलते पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम, पूरा ग्रिड सिस्टम बचा हुआ है। आपके चलते लिटरली करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच रहा है। कितने अच्छे हो आप। फैक्ट नंबर 2, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका मेमोरी लॉस हो गया। फिर वो इंसान हॉस्पिटल में उठा, उसको कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं याद आ रहा है। फिर वो कहता है कौन हूं मैं? पर बात यह है कि अगर मेमोरी ही लॉस हुआ है तो उसे भाषा, वोकैबुलरी और ग्रामर कैसे पता है? मूवीज में आपने ये सीन को बहुत बार देखा होगा और कंफ्यूज भी हुआ होगा। मेमोरी लॉस मतलब तो कुछ भी नहीं याद होना चाहिए ना। तो इसका एक साइंटिफिक आंसर है। एक इंसान के दिमाग में, मेरे को ले लो, 2 तरह के मेमोरी होते हैं। एक एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा बेसिक प्रोसीड्यूरल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब आपके जिंदगी का हर एक दिन। देखो आपकी जिंदगी एक सीरियल की तरह है। हर एक दिन जब आप उठते हो तो एक नया एपिसोड होता है। जी हाँ, हर एक दिन एक नए एपिसोड की ही तो तरह होता है ना। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नाम दे दिया एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोड वाला मेमोरी। तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है फिर कोई भी कारण के चलते दिमाग में अगर मेमोरी लॉस हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एपिसोडिक मेमोरी को। इसलिए इंसान खुद कौन है, उसका माँ बाप कौन है, या फिर लास्ट 10 साल का पूरा इतिहास भूल जाता है। पर जो प्रोसीड्यूरल मेमोरी होती है वो ब्रेन के दूसरे जगह पे स्टोर होती है, यानी भाषा, बोलने का तरीका, ये सब। देखो क्या इंसान की जिंदगी में कोई भी एक दिन ऐसा होता है जब वो कुछ भी ना बोले? नहीं होता है ना, डेली हम बोलते हैं। तो एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि बहुत डीपली रूटेड होता है हमारे ब्रेन में। और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये काइंड ऑफ इम्यून होता है किसी भी तरह के चोट से। यानी ये जो बेसिक चीज है, भाषा, बोलने का तरीका, ये उतनी जल्दी नहीं जाता है जब तक कि आपको ह्यूज लेवल का चोट ना लग जाए और आप एकदम
कुछ बोलने लायक नहीं रह जाए। अगर 1000 भयंकर कार एक्सीडेंट हुए तो उसमें से सिर्फ 10 ऐसे एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें कार एक्सीडेंट के बाद इंसान सब कुछ ही भूल जाता है और बोले नहीं पाता है। लिटरली ABCD बेसिक उसको फिर से लर्न करना पड़ता है। यानी ना बोल पाना ये बहुत ही रेयर केस होता है और हम रेयर केस को नहीं देख सकते। और बाकी 99% केसेस वैसे ही होते हैं जिसमें इंसान अपने डे टू डे लाइफ और एपिसोड्स को भूल जाता है और बेसिक डीपली रूटेड चीज को नहीं भूलता है। यानी एपिसोडिक मेमोरी, डे टू डे लाइफ वाला मेमोरी सॉफ्ट कोर होता है, वो चोट से तुरंत जा सकता है। लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी यानी भाषा, मैं कौन हूं, ये हार्ड कोरली इंटीग्रेटेड है, इसलिए वैसा मेमोरी हटना उतना आसान नहीं है। और ये सिर्फ 0.01% केसेस में ही होता है ये सब कुछ मेमोरी हट जाना। इसलिए मूवीज में आप यही सीन देखते होंगे कि कैरेक्टर कहता है कौन हूं मैं, मुझे नहीं पता कौन हूं, अच्छा मेरे माँ बाप हो, यानी माँ बाप याद नहीं रहते लेकिन बोलने का तरीका याद रहता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। फैक्ट नंबर 1, हाजी हसनल बोलकिया जो कि सुल्तान है ब्रुनई नामक देश के, उन्होंने $24,000 यानी उस समय 2009 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बता रहा हूँ 18 लाख रुपए खर्च किया था अपने हेयर कट पे। केन मोडेस्टो नाम का एक बार्बर रहता है लंदन में और वो उनका फेवरेट बार्बर है और वो लंदन से ब्रुनई देश आया सिर्फ हेयर कट के लिए। ब्रुनई एक छोटा सा देश है और इसका पॉपुलेशन मात्र 4,50,000 है, पर यहाँ ऑयल यानी तेल बहुत ही ह्यूज मात्रा में अवेलेबल है। और वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो ईयरली एवरेज नंबर जो है वही 45 लाख है। और किंग का शौक तो मैंने आपको बता ही दिया। और 2009 में जब ये हुआ तब से 15-16 साल हो गए अभी, लेकिन 15 साल में भी उस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ पाया। और वो हेयर कट ये था, यानी हेयर कट तो नॉर्मल था बट कॉस्ट का रिकॉर्ड बन गया। हेयर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। मान लो आपने एक साइड एक इंसानी बाल लिया और दूसरे साइड उसी साइज और डायमीटर का एक कॉपर वायर लिया, यानी तांबे का तार लिया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ये बताओ। कॉमन सेंस ये कहता है कि कॉपर वायर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, पर असल में ह्यूमन हेयर का स्ट्रेंथ ज्यादा है। हेयर के बारे में दूसरा अमेजिंग फैक्ट, आप क्या कंज्यूम करते हो ये सिर्फ आपके बाल से ही पता लगाया जा सकता है। उसके अंदर सारे ट्रेसेस होते हैं और अगर कोई ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है या फिर किसी भी टाइप का खाना खाता है, मशरूम या कुछ भी, ये सब डेटा सिर्फ हेयर फॉलिकल से पता लगाया जा सकता है। हेयर फॉलिकल टेस्ट कहते हैं जिस टेस्ट में ये सारी बातें पता चलती है और सिर्फ आपके बाल से ही आपका सारा चिट्ठा खुल सकता है कि आप क्या क्या कंज्यूम करते हो। बहुत लोग इंश्योरेंस लेते समय स्मोकर या नॉन स्मोकर में अगर वो स्मोक करते हैं फिर भी नॉन स्मोकर पे टिक कर देते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो सिर्फ आपका हेयर फॉलिकल टेस्ट से ही सब डेटा पता कर सकती है कि आप कुछ सब्सटेंस वगैरह लेते हो या नहीं। पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि वो वैलिडिटी जो होता है ना, रिचार्ज, वो 90 दिन का ही होता है। यानी आपके हेयर में यूजुअली 90 दिन का ही डेटा मौजूद होता है। यानी अगर किसी ने मान लो 100 दिन पहले अल्कोहल लिया था और उसका हेयर फॉलिकल टेस्ट हो रहा है तो नॉर्मली हेयर फॉलिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। यानी कोई 90 डेज क्लीन है तो हेयर फॉलिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। 90 डेज के अंदर का सारा ट्रेस यूजुअली पाया गया है फॉरेंसिक में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। हमेशा की तरह लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और अगर आपने तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।